नमस्कार। मैं मनोज मोल्दियार बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और आज के अपने इस कार्यक्रम में हम अपने विशिष्ट अतिथि से जानना चाहेंगे कि लगभग 40 रात इस अगहन और पूस के ठंड की, कड़कती ठंड की 40 रात और किसान सड़क पर 7 बार सरकार से संवाद हो चुकने के बावजूद भी रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आखिर इस समाधान में व्यवधान क्या है? बात कहां अटकी हुई है? आज हमारे इस कार्यक्रम में श्री विजय श्रीवास्तव जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्णिया से जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज के हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर अनिल चौधरी जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के, और नई दिल्ली से आते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में फिर से एक बार विजय श्रीवास्तव जी का स्वागत करते हुए उनको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस आंदोलन में किसान का जो मसला है, किसान का जो मुद्दा है, उसकी जो चिंता है, उसके समाधान में व्यवधान क्या है। श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी। श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी। आवाज लग रहा है शायद पहुंच नहीं पा रही विजय जी के पास। जी, कुछ तकनीकी बाधा होगी। यही सवाल लेके मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर श्री अनिल चौधरी जी। मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, हाँ, आवाज मिल रही है। आपकी आवाज आ रही है जो है। अब बताएं सर। आवाज स्पष्ट मिल रही है? जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छा। सभी को नमस्कार। आपने प्रश्न सुना? चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। जो है विजय जी, 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 थोड़ा सा एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी, जी, क्योंकि मैं लगातार इस आंदोलन में बना हुआ हूँ और सारी चीजें हैं, मैं देख भी रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ और मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। क्योंकि ये देश में पहला ऐसा आंदोलन है कि जिसमें किसान दिल्ली के चारों ओर जो है अपनी बात को लेके, अपनी मांग को लेके और सड़कों पर बैठा हुआ है। आज पिछले 12 घंटे से जो है बारिश हो रही है दिल्ली में, और उसके बाद भी उसने अपने सारे इंतजाम कर लिए हैं, खाने का, पीने का, रहने का, और वो अपनी बातों को लेकर अड़िग है। शुरुआती दौर में जो है ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और विरोध पूरे देश भर में था। जो किसान संगठन है वो कर रहे थे जब से 3 कृषि बिल आवाज नहीं लाए मिल गए। रही है, आवाज नहीं मिल रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है मनोज जी आपके पास? जी सर, बहुत बढ़िया सर। मेरी आवाज पहुंच रही आप है ना जारी आपके पास? रखें सर। जी जी जी, आप जारी रखें। तो स्थिति ये थी कि विरोध तो तभी से शुरू हो गया था जब से ये जो है 3 कृषि बिल लोकसभा में केंद्र सरकार लाई थी। लेकिन इसका इतना जबरदस्त विरोध जो है हो जाएगा, इसको केंद्र सरकार को भी इस बात का इल्म नहीं था। पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ, वहां पे जो है
राज्य सरकार झुकी। राज्य सरकार ने जो है कृषि बिलों का अमेंडमेंट किया और जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा, लेकिन वो अभी वहां अटका हुआ है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है जब किसान आंदोलित हुए, तो ये धीरे धीरे जो है जो आंदोलन जो मुखर हुआ वो हरियाणा में हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, और वो धीरे धीरे आज मैं समझता हूँ कि देश के लगभग सभी राज्यों में जो ये आंदोलन जा चुका है। आंदोलन विस्तार लगातार पाया, और इसके इसके पीछे कारण ये रहा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से जो है का रवैया रहा, वो एक जो मन की बात जो है प्रधानमंत्री करते रहे, लेकिन दिल्ली के दरवाजे पर आए किसानों के मन की बात शायद वो नहीं जान पाए, या वो करना नहीं चाहते थे। ये तो सरकार, केंद्र सरकार जाने, लेकिन लगातार ये गतिरोध टूटा। शुरू में जो बातचीत का दौर शुरू हुआ, एक दौर वार्ता हुई, दो बार वार्ता हुई, 3 बार। किसान केवल इन बिलों को वापसी पे जो अडिग था, और उसने एक मांग इसमें और जोड़ी कि एमएसपी की उसको गारंटी चाहिए। एमएसपी की गारंटी और इन बिलों के वापसी को लेकर जो है आंदोलन के साथ साथ जब आंदोलन और बड़ा होता गया, तो उसमें जो है 2-3 मांग और जो है किसान संगठनों ने रखी। शुरू में जो है जो पंजाब के 32 किसान संगठन इसमें साथ थे, लेकिन इतने किसान संगठनों के साथ में जो है केंद्र सरकार को वार्ता में शायद कुछ दिक्कतें हो रही थी, या किसान संगठनों को भी। तो बाद में यह हुआ कि 13 संगठन जो है एक साथ वार्ता करेंगे, और उसमें यूपी से भारतीय किसान यूनियन को भी जोड़ा गया। और शुरुआत में केवल पंजाब के किसानों ने जब हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली का बॉर्डर जो रोका, सिंगू बॉर्डर था, और दूसरा 2 बॉर्डर पर उन्होंने जो वहाँ कब्जा किया, और फिर बाद में यूपी बॉर्डर, 2 दिन के बाद जो है यूपी बॉर्डर पर जो है किसान आने शुरू हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और वो धीरे धीरे फिर जयपुर में आज देखिए 3 जगह जो है किसान बैठे हुए हैं, पलवल में लगातार बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये चूक गई इस बात को जो है समझने में कि इतना बड़ा आंदोलन ये जो है पूरे देश में हो जाएगा, इतनी बड़ी संख्या में किसान आ जाएंगे। उनको शायद ये इसका इल्म नहीं था, और वो ये जान रहे थे कि हम किसानों को समझा ले जाएंगे। इसलिए शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में पहले तो जो है यही कहा गया कि किसान नहीं है। उसके बाद कुछ जो है अगर कुछ पोस्टरों के सहारे, कुछ प्रदर्शनकारियों के सहारे जो इसमें शामिल होना चाहते थे इस आंदोलन को और बड़ा बनाने के चक्कर में, लेकिन उन पर तोहमत लगाई गई। लेकिन किसान संगठनों का जो बिल्कुल एकदम स्पष्ट मानना था कि हम इस मंच को जो है ना किसी राजनीतिक का केंद्र बनने देंगे, और ना ही किसी दूसरे संगठनों को हम इस मंच को साझा करने देंगे। और शायद यही वजह रही कि प्योर किसान संगठन ने जो है इन मंच का संचालन किया, और आज स्थिति ये है कि वो इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को समझने में ये चूक हुई है कि किसान इतनी बड़ी संख्या में निकल के आ जाएंगे। जब अंतिम दौर की वार्ता जो हुई अंतिम दौर में ये तो उसमें भी यही था कि सबसे पहली डिमांड थी किसानों की कि ये 3 बिल पहले वापस हों, उसके बाद फिर हम बात करें। लेकिन किसान भी इस गतिरोध को जो है तोड़ना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि जब इस पर जो कोई बात नहीं बन रही, तो उन्होंने फिर कहा कि हम जो है हमारा दूसरा एमएसपी का मामला है, आप उस पर आइए। उस पर भी गतिरोध बना रहा, क्योंकि केंद्र सरकार या उनके नुमाइंदे हमेशा ये कहते रहे कि एमएसपी बना रहेगा और वो पुराने फॉर्म में बना रहेगा। लेकिन किसानों ने कहा नहीं, हमें इसकी गारंटी चाहिए, क्योंकि जब बड़ी कंपनियां, जो उन्हें आशंका है, किसानों को आशंका है कि जो कॉरपोरेट घराने आएंगे, जो कॉरपोरेट कंपनियां अब फील्ड में उतरेंगी, तो निश्चित तौर पर जो है वो किसान जो है लूटने के लिए विवश होगा, और ये होने नहीं देंगे किसान संगठन। तो यही शायद आशंका है किसान संगठनों को, और अभी भी वो बनी हुई है। इसलिए वो एमएसपी की गारंटी चाहता है कि आप कंपनी लाएं, कॉरपोरेट लाएं, या पहले के वाले जो व्यापारी हों, या कोई भी हो, A to Z, चाहे विदेशी कंपनियां क्यों ना हो, लेकिन उसको कम से कम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उसकी जो लागत है कम से कम वो तो उसको मिल जाए। इसीलिए वो एमएसपी पे गारंटी चाहता है। और ये सबसे बड़ा गतिरोध है। सरकार पता नहीं कोई दबाव है या कोई और दूसरे दबाव हैं जो किसान संगठन आरोप लगा रहे हैं कि कारपोरेट के दबाव में एमएसपी पे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और शायद यही वजह रही कि बाकी जो बिजली का बिल था, बिजली जो में ये नया कानून लाने वाले थे, उस पर सरकार ने कहा है हम इसको नहीं लाएंगे। दूसरा पराली का सबसे बड़ा मुद्दा था,
यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में बहुत किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनको जेल भेजा गया और उनके ऊपर बड़े बड़े जो है जुर्माने लगाए गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला किसानों के सामने था। तो उस पे जो है रोल बैक किया सरकार ने कि ठीक है हम इसको वापस ले लेंगे। लेकिन अभी दो जो मसले हैं मेन, आपके एमएसपी का निर्धारण का मामला है जिसको जो मैंडेटरी करने की बात चल रही है, और दूसरा था जो है कृषि कानूनों का। मुझे लगता है कि ये बर्फ जरूर पिघलेगी जो है कि अभी जो बीच में जो 18-20 दिन गतिरोध बना रहा, वो गतिरोध किसान भी तोड़ना चाहते थे, सरकार भी तोड़ना चाहती थी। ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा सकारात्मक एक पहलू था। लेकिन अभी किसान संगठन बिल्कुल इस बात पे जो है सहमत है कि अगर अगर एमएसपी का निर्धारण नहीं हुआ, सरकार इसको जो है इस पर कानून नहीं बनाएगी, हमें इसकी गारंटी चाहिए, और इन बिलों की वापसी नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर जो है किसान अब वापस जाने वाला नहीं है। और वो जब जो है इतनी ओलावृष्टि में, इतनी बारिश जी में भी डॉक्टर साहब जी, तो उसके हौसले हम बुलंद है। जी हाँ, बर्फ जरूर पिघलेगी बिल्कुल बिल्कुल और गतिरोध टूटेगा। टूटेगा जो। हाँ, इसी बीच आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं मोहन सिंह। ये पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, सवाल करें। जी सर। आपको एक प्रश्न के साथ मैं आमंत्रित करूँ। मनोज जी सवाल करिए। हाँ, प्रश्न यही है सर कि आखिर, हाँ जी सर, आप मेरे दर्शकों को बताएं कि आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर रास्ता कैसे निकलेगा। किसान अपने जिद पर अड़े हैं। 4 मांग में जो 4 प्रमुख मांग उभर के आया है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी ने कहा, और किसान संगठनों की मांग थी। जहां तक पराली का मामला था, बिजली का मामला था, पिछले वार्ता में सरकार ने इसको मान लिया। अब मामला ले दे के बचता है एमएसपी पर। एमएसपी पर गारंटी चाहिए। मोटे तौर पर जो देखने समझने में आता है कि सरकार, जो शुरू में उनका मांग था कि आप लिखित गारंटी दें, सरकार के हर फोरम पर, चाहे प्रधानमंत्री स्तर से हो, कृषि मंत्री स्तर से हो, हर जगह से यह बात उठी है कि एमएसपी बादस्तूर जारी रहेगा। मंडी की जो पुरानी व्यवस्था है वो जारी रहेगी। उसके बाद भी किसान को अगर आशंका है, और किसान का ही मांग था कि आप हमें लिखित में गारंटी दें, सरकार इसके लिए भी तैयार है। तो गतिरोध जो बना हुआ है, पूरे देश की संवेदना किसानों के साथ है, क्योंकि जिस तरीके से अपना घर बार छोड़ के छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ये सारे लोग अगर वहां हैं, सरकार से लगातार, ये भी नहीं है कि सरकार अड़ी हुई है, सरकार से बातचीत हो रहा है, कई दौर का बातचीत हुआ है। तो आपकी समझ में क्या लगता है, इसका रास्ता क्या निकलेगा? इस समाधान तक पहुंचने में आखिर व्यवधान क्या है, रोक कहाँ है, रुकावट कहाँ है? सरकार जी सर। दरअसल लग ये रहा है कि हाँ, रास्ता मनोज जी लग ये रहा है कि रास्ता निकालने के लिए जो आंदोलन की बुनियाद है और जो किसान आंदोलनों के सबक रहे हैं, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। पहली बात ये कि भारत में किसान आंदोलन कोई नया नहीं है। आप जिस बिहार से आते हैं, चंपारण का सत्याग्रह किसान मुद्दे को लेकर ही हुआ। वहां से महात्मा गांधी खेड़ा आंदोलन करने जाते हैं गुजरात में, और बड़ा एक आंदोलन इसके बाद बारडोली सत्याग्रह का होता है। हर आंदोलन के पीछे एक भावना ये होती है कि हम अपनी मांग को रखते हैं और जिन लोगों के समक्ष रखते हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान करें। और समाधान करने के लिए सत्याग्रही को, कम से कम गांधीयन फिलॉसफी में ये बात बताई गई है कि हर आंदोलनकर्ता को अपने विरोधी पक्ष को सुनने, धैर्य के साथ सुनने और बातचीत करने की गुंजाइश की हमेशा बनाई रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह आंदोलन
अपने हठ की वजह से, लड़ाई तो हक को लेकर है, लेकिन अपनी हठ की वजह से अब कहीं ना कहीं किसानों के बीच उन चीजों को रख रहा है जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और पंजाब के हित में है। मैं ये बात कहना इसलिए चाह रहा हूं कि आप हरित क्रांति के जमाने से देखें और फिर बाद के दिनों में देखिए तो हरित क्रांति 70 के दशक में जब हरित क्रांति की शुरुआत होती है तो उसके सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले किसान पंजाब और हरियाणा के होते हैं। सन 1965 और 68 के आसपास जब 2 बार देश में सूखा पड़ा तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई और उस समय हम लोगों को विदेशों से 19 मिलियन टन अनाज का आयात करना पड़ता था। ये अलग बात है कि हरित क्रांति ने हमको अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन यह क्या बात हम लोगों के लिए नहीं उठना चाहिए कि जिस हरित क्रांति के फायदे सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिला, उसका कम फायदा पूर्वोत्तर, बिहार और दूसरे दक्षिण के राज्यों को मिला है। अब सवाल ये उठता है, एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा एमएसपी से जो खरीदारी होती है, आप सारे दर्शक और सारे जो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए इस बात को ताकीद करेंगे कि 6% पूरे देश में खरीदारी एमएसपी के तहत होती है और सबसे ज्यादा खरीदारी पंजाब और हरियाणा से होती है। मेरी तो मांग ये है और मैं लगातार इस पर सोच रहा हूं, काम भी कर रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि एमएसपी को डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि एमएसपी के दाम पर खरीदारी सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही सबसे ज्यादा क्यों हो। आज के दिन में हम सभी जानते हैं कि पंजाब से ज्यादा गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है, खरीदारी सबसे ज्यादा पंजाब में होती है। पिछले जो रबी की फसल में सबसे ज्यादा खरीदारी पंजाब से हुई, इसके बाद हरियाणा से हुई, इसके बाद मध्य प्रदेश से हुआ और इसके पास उत्तर प्रदेश से हुआ। अभी जो है मौजूदा हालात में धान की खरीद चल रही है, सबसे ज्यादा खरीदारी फिर भी पंजाब से हुई है, इस आंदोलन के बावजूद हुई है। और अभी आप ये बताइए कि जो धान पैदा करने वाले दूसरे प्रदेश है, मसलन कि बंगाल है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ के एमएसपी पर खरीदारी की मांग तो किसान नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो आंदोलन तो उनको अब करना चाहिए कि हमारी एमएसपी पर खरीदारी क्यों नहीं हो रही है और सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा की ही क्यों हो रही है। तो इस हठ के पीछे जो 3 इनकी जो शर्तें हैं उसमें से 4 जो शर्तें उसमें से 2 मान ली गई हैं और मुझे लगता है कि बातचीत के लिए लिहाज से एक रास्ता यह भी हो सकता है कि आप मनोज जी कुछ समय के लिए, आपको याद होगा कि जब देश में पहली बार कंप्यूटर की क्रांति होने जा रही थी और नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी और फिर क्या कहते हैं कि राजीव गांधी के जमाने में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हुई, सैम पित्रोदा उसके माने उसके प्रणेता कहे जाएंगे। तो कितना विरोध हुआ था कंप्यूटर का, आप सारे लोग इस बात के जानते हो। अब विरोध हुआ है, हम भी उसमें हम लोगों को भी लग रहा था कि कंप्यूटर आएगा तो सारी चीजों को माने बेरोजगारी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन किसी भी तकनीक का जब हमारे जीवन में प्रवेश होता है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो जीवन को सुगम बनाता है। आज के दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जीवन को सुगम बनाया है। मेरा तो ये मानना है कि जो नए कानून कृषि के बने हैं और इस पर एक सहमति अगर नहीं बनती है तो इस बात के लिए हम लोग गुंजाइश छोड़े रखें कि क्या इसको 2 साल लागू करके हम लोग इस देते हैं कि इसके 2 साल आगे दे 2 साल के इसके जो भी नतीजे आएंगे उसमें हिसाब से। जी 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 लगता है उनका कुछ तकनीकी जो है दिक्कत जो है। जी फिर अब हम अपने इसी प्रश्न के साथ एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा जो है, और विजय जी से भी जो है मैं जानना चाहूंगा वहाँ के बारे में। अभी बात उठी कि इन दूसरे सूबों को भी जो है एमएसपी के लिए लड़ना चाहिए। ये अभी तक ये हकीकत है कि अभी तक किसान ये जान नहीं पाया। वो लगातार ये कह रहा है कि ये पंजाब का, हरियाणा का और पश्चिम यूपी के किसानों का आंदोलन है और बड़े किसान इसमें शामिल हैं क्योंकि वो मंडियों में सबसे ज्यादा बेचते हैं। लेकिन मेरा ठीक इसका उलट मानना ये है
कि बड़े किसान ही छोटे जो 92% किसान जो एमएसपी पर नहीं बेच पा रहे हैं, ये उन लोगों की असली लड़ाई है जो जिनको जो एमएसपी मिल रहा है, क्योंकि मंडी स्ट्रक्चर जो इतना मजबूत है हरियाणा, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में जो है, एपीएमसी एक्ट अगर बिहार में खत्म किया गया है, तो मैं वो आपसे भी जानना चाहूंगा कि एपीएमसी एक्ट के बाद, क्योंकि तमाम हमने रिपोर्ट पढ़ी है, क्योंकि वहां किसान और बर्बाद हुआ है, क्योंकि यहाँ बड़ा लैंड होल्डर किसान है, बिहार में जो उतना मार्जिनल जो है फार्मर ज्यादा हैं, और निश्चित तौर पर जो 92% जो है वो 1.1 हेक्टेयर से नीचे, ये तो केंद्र सरकार की भी रिपोर्ट है। तो असली आशंकाएं तो उन किसानों के साथ हैं जो जिनकी छोटी जोत बची है, जिनके पास जो है जो 10 कुंटल 15 कुंटल या 20 कुंटल बेचने की स्थिति में होते हैं, और वो औने पौने दाम पर आज भी बाहर बेच रहे हैं। और तर्क दिए जा रहे हैं कि अगर जो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा बड़ी कंपनियां आएंगी, तो इसमें जो है कंपटीशन होगा। लेकिन हमें वो सबक भी लेने चाहिए, हमें अमेरिका का सबक लेना चाहिए, ब्रिटेन का, या जो डेवलप्ड कंट्री है वहां भी यही शुरुआत की गई थी और ये मॉडल वहीं से जो है लाया गया है। तो क्या वहां का फार्मर जो है वो इस लायक बचा है? क्या उसके पास वो जमीन बची? जो ये कह रहे हैं कि आप उदाहरण दीजिए, आप वहां पर जो है डेयरी फार्म में देख लीजिए, आज 92% पे इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनी का कब्जा है। हम 2 साल वेट क्यों करें? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि क्या किसान फार्मर से जो है, अगर उनके हित के लिए जो कोई, हमने मान लिया कि केंद्र सरकार जो वास्तव में किसानों का हित चाहती है, तो ये किसान संगठनों से बैठकर एक आपसी सहमति तो होनी चाहिए थी। अगर आपने जो है किसान संगठनों ने इस पर ठप्पा लगवा लिया होता तो शायद ये इतना बड़ा आंदोलन ना होता, लेकिन ये ठप्पा लगने वाला नहीं था। ये केंद्र सरकार भी जानती थी कि इसका विरोध होगा, लेकिन वो ये नहीं भाप पाई कि इसका विरोध इस स्तर पर हो जाएगा, और वही उसके गले की हड्डी बना हुआ है। देखिए 4 में से 2 कह रहे हैं कि 50-50% तो हुआ। ये जो 2 मुद्दों पर जो सहमति बनी है, इसमें बिजली नियामक आयोग वाला मामला तो अभी आया ही नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको लाएंगे नहीं। दूसरा है पराली वाला, तो ये तो सेकेंडरी मुद्दे थे। मुद्दा अभी भी असली वही अटका हुआ है कि 3 बिलों की वापसी या संशोधन। अगर किसान संगठन तो ये भी कह रहे हैं कि संशोधन के मामले पे हमने लिखित में चाहा था कि आप ठोस हमको बताइए कि आप संशोधन में क्या क्या करेंगे, वो भी नहीं किसान संगठनों को मिला। तो इसीलिए जो उनको आशंका है कि एमएसपी पे भी इसलिए लिखित गारंटी चाहिए, जब तक लिखित नहीं मिलेगी तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एपीएमसी एक्ट जो है अगर बिहार में खत्म किया गया था, तो कितने साल के बाद जो है आज की वहां तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, उदाहरण आपके सामने है, आप वहां के आंकड़े उठा लीजिए, वहां किसान उससे कितना खुशहाल हुआ या नहीं हुआ, तो आप कम से कम उसका मॉडल ही बता दीजिए। कोई बताने को तैयार ही नहीं है। तो ये किसानों के साथ यही शंकाएं हैं किसानों की कि जब हमको बताया नहीं जा रहा, हमारे सामने मॉडल है, हम खेती कर रहे हैं और हम छोटे किसानों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि केवल ये पंजाब के और हरियाणा के और वेस्टर्न यूपी के किसानों की जो लड़ाई है, असलियत में जो है ये लड़ाई अगर जो है एमएसपी मैंडेटरी हो जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अगर कोई खरीद नहीं होगी, तो जी सर, आप अपना जी नट सेल में आप अपना प्रश्न पूछें। और तो मैं यही जानना चाह रहा था कि बिहार में क्या एपीएमसी जो खत्म हुआ, या हम जो कह रहे हैं कि नहीं 2 साल मैं ये कह रहा हूँ आज तो उदाहरण तो हमारे सामने बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं एक उदाहरण नहीं है जो है। विजय जी, मैं आता हूं उस पर सर, विजय जी को इसमें शामिल कर लें चर्चा में। जी विजय कुमार श्रीवास्तव जी, आप बताएं सर, समाधान में व्यवधान क्या है? विजय कुमार श्रीवास्तव जी। सबसे पहले जो बिहार की स्थिति है किसानों की और किसान से संबंधित संस्कृति की, बिचौलियों का कहाँ खात्मा हो रहा है, वो तो देश हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप एमएसपी को जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, सारे राज्यों के लिए ओपन नहीं करेंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि भाई जितना बिहार में रहते हैं वो पैक्स और व्यापार मंडल कितना स्वस्थ है, इसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। एपीएमसी की समाप्ति के बाद फसलों की खरीदारी की जिम्मेदारी पैक्स और व्यापार मंडल को बिहार में दी गई, और जो स्वस्थ संस्था है ही नहीं पैक्स और व्यापार मंडल, तो उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक बात।
दूसरी बात, किसान से संबंधित जो भी कानून है भारत सरकार की, वो तो पूरे देश के लिए है ना, सिर्फ पंजाब हरियाणा के लिए तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। सोहन सिंह साहब कह रहे थे कि एमएसपी का डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, तो वो तो ऐसा है, कहाँ ऑलरेडी है है। कि एमएसपी का लाभ सिर्फ पंजाब हरियाणा को मिलेगा या और कुछ राज्यों को मिलेगा? एक्ट में तो ऐसा है नहीं। वो तो पूरे एमएसपी देश के मतलब लिए। तो पूरे देश के किसानों को लाभ मिलना जी जी चाहिए। जी जी जी। बिहार में तो एमएसपी का लाभ मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता और है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी भी हाल में बोले एपीएमसी को खत्म नहीं किया जाएगा। आप केंद्रीय कानून ला रहे हैं और जहां खत्म हो गया उसका क्या होगा, उसके बारे में तो कुछ बोले। वो कितना सुचारू रूप से ये एपीएमसी चल रहा था बिहार में, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उनको एक संरक्षण मिलता था, पूरा वो संरक्षित माहौल में अपने फसल को बेचा करते थे, खरीदा करते थे, व्यापार करते थे। ये आंदोलन जिस तरह से भारत सरकार की कृषि आधारित जितने भी एक्ट्स हैं, वो सिर्फ पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र के किसानों के लिए होती है मुख्य रूप से, बिहार के किसानों के लिए तो होती नहीं है। अब जो भी एक्ट आ रहा है उसमें जितनी भी अच्छाइयां हो, तो उन सारी अच्छाइयों का लाभ भी सिर्फ पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र और कुछ साउथ के स्टेट को मिलेगा। बिहार को तो उससे लाभ होना नहीं है, क्योंकि बिहार के किसानों की उपेक्षा कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में वेस्टर्न यूपी के तरह, पंजाब के तरह, हरियाणा के तरह किसानों का कोई संगठन नहीं है, किसानों का कोई नेतृत्व करता नहीं है। तो बिहार तो हमेशा वंचित रहा है, कल भी वंचित था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये तो बिल्कुल कटु सत्य है। अब इस आंदोलन को देखिए, ये अपने देश में जो एक संस्कृति है कि सरकार मेरी है और हमारा विपक्ष का कोई व्यक्ति अच्छा भी मुद्दा उठाएगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको तरजीह नहीं देंगे। अब ये लेफ्ट सपोर्टेड ये आंदोलन हो गया है, तो सरकार उसको बिरबल का खिचड़ी बना रही है, सुनने को नहीं है। अब बिहार को उससे लाभ हो चाहे नहीं हो, लेकिन देश और दिल्ली के सराउंडिंग के लोग तो परेशान हो रहे हैं, दिल्ली आने जाने वाले तो परेशान हो रहे हैं, देश में एक गलत माहौल तो बन रहा है। ये आंदोलन का समाधान तो तुरंत होना चाहिए। इसमें जो विलंब हो रहा है ये तो आश्चर्यजनक विलंब है। किसानों को सरकार बोलचाल की भाषा में कहती है कि हम माथे पे रखते हैं, इतनी तरजीह देते हैं, इतनी तीव्रता से उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा दिखता नहीं है। यदि आंदोलनकारी कुछ गलत कर रहे हैं तो सरकार भी कोई अच्छा नहीं कर रही है। इस आंदोलन से जुड़े मामलों को यदि देखा जाए तो सरकार को बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से मामले को देखना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट से जुड़ा मामला हो या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। अल्टीमेटली तो किसान से जुड़ा हुआ मामला है। किसानों का जो डाउट है, जो संदेह है, वो सरकार का दायित्व है उसको दूर करना। फेस टू फेस मीटिंग करके, चाहे टेबल टू टेबल मीटिंग करना चाहिए। ये तो गलत हो रहा है। जो और अभी अनिल चौधरी साहब जो बिहार के बारे में कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब तो बार बार कहेंगे कि बिहार का जो पैक्स है और व्यापार मंडल है, जिसको एपीएमसी की समाप्ति के बाद खरीदारी का दायित्व दिया गया, वो दोनों संस्था कितना स्वस्थ है ये तो जग जाहिर है। कैसे कैसे लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये तो जग जाहिर है। तो बिहार के किसानों को तो कहीं से संरक्षण नहीं मिल रहा है। ये नए कानून के आने के पहले जितने भी एक्ट थे उसमें भी, और नए कानून आएंगे उसमें भी वही हाल होगा। और बिहार सरकार कोई विशेष रुचि, जैसे एमएसपी का जिस तरह से लाभ नहीं मिलता, कृषि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता, कोल्ड स्टोरेज से जो रिलेटेड जो नाबार्ड की पॉलिसी है उसका लाभ बिहार के किसानों को नहीं मिलता, रूरल गोडाउन का लाभ नहीं मिलता, तो ये सब तो दुर्गति है बिहार के किसानों की। वो अभी देखिए कि अभी हमारे एक मित्र वो ग्रामीण इलाकों में गए हुए थे, तो खेत से आलू निकल रहा था, वो एक बोरा आलू अर्थात 100 केजी, हम आएंगे, वो 5 जी हम विजय जी आएंगे। बहुत सारे पहलू हैं किसान, तो अगर किसान के समस्या की बात हम करें तो हर कदम वो 500 रुपये में एक बोरा आलू लिए, और मार्केट में वो आलू 20 रुपये पर केजी है। 15 रुपया कहाँ चला गया? अभी तो आलू का फसल जस्ट निकला ही है, 15 रुपया कौन खा गया?
ये सब कुछ ऐसा इशू है, इसको तो सरकार भी संरक्षण नहीं दे रही है इन सारी बातों को, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जब नहीं दे रही है अपने किसानों को, तो केंद्र सरकार आके क्यों देगी बिहार के किसानों को संरक्षण? वो अपनी दुर्गति पे किसान बिहार का कल भी जी व्यथित था, चिंतित था, आज भी है, कल भी रहेगा। आवाज ठीक नहीं आ रही जी। हेलो जी जी नहीं, विजय जी ने सही कहा है। विजय जी ने सही वो कहा। सही है सर। हम देखिए, एक मिनट डॉक्टर साहब। अब जो किसान का समस्या है, उसके बीज से लेके बाजार तक हर पहलू में समस्या है, और उसका क्रमिक ही, क्योंकि ये एक्युमुलेट हुआ है बरसों बरस से, हमारी जो नीतियां रही है, समय के साथ हम बदले नहीं, हमारा नीति नहीं बदला, तो वो उस पर एक सत्र में चर्चा होना संभव नहीं है। आज के इस सत्र में हम अपने आप को केंद्रित रख रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी लंबी लगभग 40 दिन होने को हो गया, 40 रात हो गई जी, तो ये समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। क्योंकि जैसा मोहन सिंह ने कहा, हक के लिए लड़ना एक बात होता है, मनोज साहब उसका हट पर बैठ जाना ये भी है, दूसरी बात होती है। अभी ऐसा नहीं है कि एक सत्र में आप गए और सरकार आपके सारे शंका का निराकरण कर दे। अभी जीएसटी में देश ने यह अनुभव किया है, कई बदलाव हुए। जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो कानून में भी बदलाव हो सकता है, कानून में भी संशोधन हो सकता है, और एक लोकतांत्रिक देश में एक प्रक्रिया है। इसीलिए हम इतना महंगा चुनाव करा के अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं। और जनप्रतिनिधि क्या किसान के प्रति लायबल नहीं है? क्या किसानों का अगर एक समस्या एक बड़े भूभाग का, पूरे देश का, या एक स्टेट का, एक पूरे हरियाणा का, पंजाब का, या पश्चिम उत्तर प्रदेश का, तो इसके लिए तो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, उनका काम है, वहां चर्चा होती है, बात होती है, तब बिल बनता है, कानून बनता है। अगर उसमें खामी है फिर बात हो सकती है। तो इस तरह से आके और वहां बैठ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है? अब इसका हम उसके राजनीतिक एंगल पर जाएंगे भी नहीं और जाना भी नहीं चाहेंगे। हम ये समझना चाह रहे हैं कि कानून हटा दो, किसान के तरफ से मुकम्मल, अभी पूरे देश में जो भी उसकी आशंका है एमएसपी के बारे में, पूरा देश जान रहा, पूरी दुनिया जान रही कि एमएसपी रहेगी। अभी आंदोलन, बिल बनने से और आंदोलन के बीच सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है। आज भी जो पंजाब में खरीद हो रही है वो बढ़े हुए एमएसपी पर हो रही है। एमएसपी हट जाए कहां की बात, जमीन चला जाएगा। पूरे देश में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है कि किसी किसान का इस बिल के कारण कोई जमीन चला गया। तो केवल आशंका पर, देखिए, अब मैं केवल डर पर मैं कहूंगा ये केवल जो उदाहरण से जो है कि उदाहरण से किसी देश की चाहे कृषि अर्थव्यवस्था हो, चाहे उसकी जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हो, व्यापार हो या वाणिज्य हो, केवल उदाहरण से जो वो नहीं चलता है। अगर आप इसके जो है पूरे बैकग्राउंड में जाएंगे, चाहे ब्राजील का आप उदाहरण उठा के देख लीजिए या दूसरे उदाहरण उठा के देख लीजिए, ये एक बहुत स्लो पॉइजन है। और मेरी रिसर्च भी इसी पे है। आप ये देखिए, जब एसीजेड लागू किया गया था, एसीजेड के पीछे क्या मंशा थी, और आज उन एसीजेड के क्या हालात हैं। उदारीकरण की नीति, मैं केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कांग्रेस में जब उदारीकरण की बात की गई, आप समाधान बता सर, आपके माध्यम से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ये है कि न्यूनतम बिक्री मूल्य अगर एमएसपी को सरकार जो है गारंटी में बदल देती है, तो निश्चित तौर पे किसान संगठन भी जो बाकी 3 बिल हैं उनमें बहस करके और उनमें संशोधन पर राजी हो सकता है। लेकिन अब प्रमुखता से किसान की मांग यही है कि हमें अपने सामान की, अपनी उपज की जो है हमें वैधानिक गारंटी चाहिए। और अगर उस पर अगर इसको जी सर, इसको समझना चाहेंगे, एमएसपी की गारंटी चाहिए जी, इसका क्या अर्थ होता है? न्यूनतम बिक्री। देखिए, अगर मैं किसान हूं, इसका वो हम समझ रहे हैं,
ना एमएसपी। जी जी मैं बताऊं कि जिस तरीके से जो है 1880 जो है धान की एमएसपी थी और बाहर 1100 और 1000 रुपए में धान बिका है। मेरे घर का ही खुद जो है 1250 लगभग 1250 में बिका है। तो ये है कि बाहर बेचे, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी खरीदे, कोई लाला खरीदे या कोई दूसरा व्यापारी, जिस रेट पर सरकार खरीद रही है उसी रेट पे जो है बाहरी लोग अगर खरीदेंगे तो किसान की स्थिति सुधरेगी, वरना किसान जो है जैसे अब लूट रहा है वैसे ही पहले भी लूटता रहा है और लूटता रहेगा। अगर उसे जो है अपना जो उत्पाद कर रहा है, खेत में जो उपजा रहा है, अगर उसकी गारंटी ये तो जब आप अपना उपज, सर मेरी बात समझिए, जी मैं भी किसान हूं और अगर गारंटी मिलता है तो इसकी खुशी हमें, मैं ये मैकेनिज्म समझना चाहता हूं कि सरकार इसमें कैसे गारंटी दे सकती है। मेरे पास उपज है, मैं जानता हूं कि उस उपज को जब मैं आपको दे दिया, चाहे किसी मजबूरी में दे दिया, तो अब आप बेचेंगे ना। किसान के पास जो असली समस्या है वो जो भी उसका उत्पाद है सर, वो पेरिसेबल गुड्स है, वो जल्दी खराब होता है। अगर किसान के पास यह ताकत है जो अच्छे दर्जे के प्रोसेसिंग से भंडारण से आ सकती है, भंडारण के लिए इस बिल की तो हम चर्चा कर रहे हैं, बिल के सपोर्ट में 1.65 लाख करोड़ रुपया जो सरकार दी है, कि आप बेहतर ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात है, बेहतर प्रसंस्करण की बात है, बेहतर भंडारण की बात है, एफपीओ की बात है। इन सारी बातों को भूल के, इन सारी बातों को छोड़ के केवल इस जिद पर अड़ जाना, और जो जिस स्टेट में जिस किसान को एमएसपी का आज भी अधिकतम लाभ मिल रहा है, आपने बहुत अच्छा कहा कि आंदोलन बिहार का किसान करता तो समझ में आती, केरल का किसान करता तो समझ में आती, ये पंजाब का किसान जो वो सुविधा अवेल भी कर रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। आज जो जिस तरह से दिखाई पड़ता है कि जो वहां जो किसान है और अपने आंदोलन में 5 स्टार आंदोलन है सर उनका, बिल्कुल है। आपका और हमारा लगभग ये 5 स्टार आंदोलन किसका है? तो हिंदुस्तान, गर्व भी होता है हमको कि हमारे किसान, चलिए एक ही स्टेट में उसका वही तो है, आप जानते नहीं हैं ये आंदोलन, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, ये आंदोलन उड़ीसा के किसान, ये आंदोलन छत्तीसगढ़ के किसान का होता तो बात समझ में आती। ये आंदोलन अगर पंजाब का है तो इसके पीछे की बात को समझने की जरूरत है कि आखिर जो आंदोलन पंजाब का नहीं है। अरे मनोज जी, वही मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन किसानों को तो जो है इन लोगों का धन्यवाद देना चाहिए कि जो है ये 8% किसान उन 92% किसान के लिए लड़ रहे हैं। कारण ये है जो आप मानसिकता समझिए ना। मैंने कहा कि जो बिहार का किसान सर बिहार, मैं बिहार का किसान हूँ और इस नाते से कह रहा हूँ, मैं भी आप छोटे किसान हैं, आपने 10 कुंटल बेचा है ना, वही मैं बात बता रहा हूँ सर। आज इस कानून से हमको फायदा है, नहीं इस कानून से हमको फायदा है सर। अभी मुजफ्फरपुर का एक किसान ई पोर्टल के माध्यम से अपना लीची बिना किसी एजेंसी का लिए हुए सीधे इंग्लैंड बेचा। हमको तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास अगर 10 कुंटल 20 कुंटल 100 कुंटल मसूर है तो हम एफपीओ बना के खुद से मार्केटिंग करेंगे। हमको क्यों हम जाएंगे उस मंडी में जहां 8% लग रहा है। बिहार के अंदर करप्शन के कारण, जी आप उधर आइए ना, आप दरवाजा, आप तो उसका सर ये सर एक सेकंड नहीं आ रही है मनोज। हाँ सर, ये तो वही बात हो गई सर, ये वही बात हो सर ये वही बात हो गई ना, जिस तरह से जो विकसित देश थे उन्होंने प्रकृति का जितना दोहन करना था कर लिए, जितना तरक्की करना था वो कर लिए।
पाते थे, जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, तो वो तो 10 किसान आपस में बैठ के जो है एक गांव में तो जो है कोऑपरेटिव चला नहीं पाए। आप एफपीओ बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ 200-250 किसानों का वहां आपस में जो कोलैबोरेशन होगा, वहां भी निश्चित तौर पर अंगूठे किसानों के लगाए जाएंगे, लेकिन एक एक मीडियोकर जो है, या एक व्यापारी, या फिर एक उद्यमी जो है उसको चलाएगा उन एफपीओ को। यही तो समस्या है कि आप देखिए ना, पूरा कोऑपरेटिव आंदोलन जो है पूरा कोलैप्स होया पड़ा है। जितने हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाई, वो सब भ्रष्टाचार की जो है भेंट चढ़ गई, और कहते हैं कि भाई सरकार ने जो भ्रष्टाचार की इनको भेंट चढ़वा दिया, तो निश्चित ये मॉडल फेल हो गया, तो हम एफपीओ लाएंगे। अब 20 आदमी की कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपसे चली नहीं है, पॉकेट्स में कुछ चल नहीं है पूरे देश में, जो है ऐसा नहीं है, जो है वो कलेक्टिव जो है कुछ फार्मर्स हैं अपने आपस में जो है कर रहे हैं। लेकिन आप 200-250 किसान को जो है सब्सिडी भी देंगे, उनकी एक जो है एफपीओ बनाएंगे और उसको रेगुलेट करेंगे, और उसको फिर ई किसान से उसको जोड़ेंगे, तो ये संभव है? वहां भी कंपनियों का ही राज होगा। और यही किसान को शंका है कि हमें जो है उसी स्थिति में रहने दीजिए, हमारी ये तो सर दीजिए। सर कुछ जो जुमले चलते हैं इस देश में, जरा उस पर भी आइए। जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, तो एक नारा लगता था देश में, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। अभी हर बात पे ये आ जाना, बीच के समय में हर देश के हर समस्या के लिए ये नारा उभरता था कि इसमें विदेशी हाथ है, विदेशी हाथ है। अभी चल रहा है अडानी और अंबानी। अरे किसान ट्रैक्टर नहीं बना सकता है सर। किसान आज जिस माध्यम से, आज जो मौसम का विज्ञान है, या क्या तकनीक क्या किसान लेके आएगा? इस तरह से ये शोषण का एक जाल है। जो चीज आपके लिए आवश्यक है, उसी को आपके विरुद्ध खड़ा कर देंगे। किसान नहीं होगा तो उनकी फैक्ट्रियां कैसे चलेगी, और उनकी फैक्ट्रियां नहीं चलेगी तो हमारा माल कौन खरीदेगा? ये नेक्सस है। ऐसा करके, इसको तोड़ के, इसमें विभेद पैदा करके ही कुछ लोगों की राजनीतिक रोटी चलती है। अब जब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 8% ज्यादा देके आप मंडी में बेचने के लिए तैयार हो, और आपके खेत में बिक जाए। अधिकांश, अभी आपने कहा कि 90% किसानों का रकबा जो है वो 1 एकड़ से कम है सर। उसको उस 1 एकड़ से कम का जो उपज होता है, उसको अपने घर तक लाने में इतना खर्चा हो जाता है जिसको वो वहन नहीं कर पाता है। इस व्यवस्था में तो ऐसा है कि आपका खेत से बिक जाएगा, आपको स्टोरेज का जरूरत नहीं है। और इसमें इस कानून का जो एक सबसे बड़ा फायदा है, मैं किसान के नाते कह रहा हूं, मोहन सिंह जी इसको करेक्ट करेंगे, कि किसान के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होती है कि जिस समय वो बुआई करता है, ना तो उसका उत्पादन कितना होगा इसके बारे में निश्चितता होती है, और ना ही जब वो अनाज आ जाए उसके घर में तो उसका कीमत कितना होगा इसके बारे में भी पता नहीं होता। कम से कम इतना तो होगा कि हम कांटेक्ट करेंगे बुआई से पहले कि इतने रेट में आपको हम आलू देंगे या गेहूं देंगे। ये तो पहली बार सुनने में आ रहा है इस देश में कि जहां कंपटीशन को नकारा जा रहा है। मनोज जी, ये देने की बात नहीं है, ये ऑलरेडी हुआ है। बिहार में जो है मक्का के लिए जो है पेप्सी कंपनी ने जो वो किया था, मैं जिला भी बता दूंगा जो है। और क्या हुआ, 3 साल तक जो है, पहले साल बहुत अच्छी फसल हुई, फिर और किसान जुड़े, दूसरे साल फिर अच्छी फसल हुई, और तीसरे साल जो है वो चौपट हो गया। जो बीज का खर्चा था उनका नहीं निकल पाया। बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार की जो है। और मैं आपको बता दूंगा कि कौन किसान थे, कितने किसान थे। आप जो है, आप देखिए ना, जो है जो बात कर रहे थे कि हम जो आत्मनिर्भर हो गए हैं उसमें, रुई में, कपास में, लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी वो ठंडे बस्ते के हवाले कर दी गई। और आज वो वही सीड जो है कपास का, और पेस्टिसाइड भी वही कंपनी बना रही है, सीड भी वही कंपनी बना रही है, और मार्केटिंग भी उसके हाथ में होगी। तो सारा चीज जब एक कंपनी का हाथ में देंगे, मोनोपोली उनके पास आ जाएगी, तो आपकी कोई चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हो या आपकी अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट हो, उसके कोई मायने नहीं रखते हैं। आज कपास में भले ही जो है आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन वहां कितनी व्याधियां पैदा हो गई, सबसे ज्यादा उन्हीं किसानों ने की है। जो है आपके जो है विदर्भ के, महाराष्ट्र के जो कपास उत्पादन के क्षेत्र थे,
और उस कमेटी की रिपोर्ट अगर आप पढ़ लीजिए, नेट पे पड़ी हुई है, उसमें इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें थी। मेरे पास तो वो पूरी रिपोर्ट है, वासुदेव कमेटी की रिपोर्ट थी, और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसको लागू नहीं किया गया। यही हालत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात हो रही है। अरे भाई, आप आधा अधूरा सच जो है बता के आप क्या साबित करना चाहते हैं? जो है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है, जो लोग कह रहे हैं हमने लागू करी है, वो लागू हुई कहाँ? वो तो C2+50% की बात थी। आपने A2+FL दे के जो है और कहा हमने जो रिपोर्ट लागू कर दी। किसान यही कह रहा है, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि रास्ता बीच का निकल सकता है, अगर जो है अगर उसका न्यूनतम बिक्री मूल्य तय हो जाए कि हम जो है लूटे ना। यही तो आशंका है किसान को। आप इस आशंका का समाधान कर दीजिए, उसके बाद जो है बाकी अमेंडमेंट पे तो वो तैयार हो ही जाएगा किस तरीके से जो है। बाकी कुछ अमेंडमेंट हैं, वो चाहता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति क्या हो। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और फॉर्चून कंपनी जो है वो भाग खड़ी हुई 300 किसानों के साथ में। आपको याद है या आपको पता है? आप उसको रिपोर्ट को उठाइए, उसमें जो है पता चला कि फॉर्चून कंपनी जो मेन कंपनी थी, उसका किसानों से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। वो तो बीच में कोई दूसरा बिचौलिया था, और वो कंपनी साफ बच जाती। क्योंकि ये आंदोलन की जो है जद है इस टाइम जो है, और उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज हुई। अंगूठा अंगूठा लगाने वाले किसान को और लंगोटी पहनने वाले किसान को आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो हाईटेक देंगे, आप FPO बनाइए, ये बनाइए। अरे उसको इस झंझट में मत फंसाइए जो है। और इस झंझट में फंस के जो है, जैसे दूरसंचार का क्षेत्र में हुआ है, आप देख ही रहे हैं MTNL और BSNL का क्या क्या हासिल हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो है ऊर्जा के क्षेत्र में क्या हुआ। आप पेट्रोलियम के क्षेत्र में देखिए ना क्या हाल हुआ। तो जहां आप एग्रीकल्चर को जो है इंडस्ट्रियल घोषित कर दीजिए ना, जो है आप टैक्स लीजिए किसान से। मैं भी किसान हूं, मैं तो कहता हूं आप टैक्स लीजिए, लेकिन कम से कम उसको उसकी फसल का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार दीजिए। जब एक कंपनी में एक प्रोडक्ट बनता है, एक पेन बन रहा है, उसके निर्धारण करने का अधिकार कंपनी को है। लेकिन किसान जो 24 घंटे, जो आज की तारीख में जो है कोरोना काल में पूरे पूरे देश ने जो है डंका बजाया है, और हमारे केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री ने भी जो है पूरा ये अपने आप को जो विश्व स्तर पर जो है ये किसानों के समर्थन से जो कहा कि हम केवल एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बल पे ही हम जिंदा रह पाए, और हमने इस कोरोना को मात दी है। इस किसान ने इसको बचाया है। और एक बार नहीं, जब भी ये चीजें आती हैं, तब किसान की ही स्थिति पर आप जो है पूरे दुनिया में जो है अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। तो आप उस सेक्टर को जो है इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। और ये ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, मैं केवल भाजपा के होने के नाते या किसी दूसरे सरकार के होने के नाते नहीं कह रहा हूं। ये पहले भी ऐसा ही था शोषण किसानों का, और आज भी हो रहा है। अगर ये नहीं लेके जाएंगे, अगर किसान जो है ये नहीं लेकर जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो है ये एक उनकी किसकी जीत मानी जाएगी। और किसान इसलिए डटा हुआ है। ये पूरे जो बार बार कह रहे हैं कि पंजाब का आंदोलन और हरियाणा का आंदोलन है, आप पूरे इस आंदोलन पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो पूरे देश का आंदोलन है। और ये तो वामपंथी आज की तारीख में है कहाँ? एक राज्य में उनकी सरकार चल रही है। अगर 2 झंडे लाल झंडे लेकर वो आ भी गए, तो वामपंथियों का कौन सा संगठन यहाँ बैठा हुआ है जो है जो इसको लीड कर रहा है? ये आम किसान है जो इस आंदोलन को चला रहे हैं। और इसीलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी वामपंथी दल के ये आम जी बहुत दुरुस्त है। ये आम किसान है जो इस आंदोलन को चला रहे हैं। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं कि जो आम किसान है इस आंदोलन को चला रहे हैं, उसको इस कानून के तहत जो कंपटीशन मिलेगा उससे क्या ऐतराज है? उसको एक और जब आप भी सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और ये अर्थशास्त्र का नियम है, जब खरीदने वाले का विकल्प आपके पास होगा, तब तो आप कैसे मूल्य निर्धारण करेंगे सर? एक किसान है, मैं एक किसान हूं, मेरा अनाज है, उसका मैं कैसे मूल्य निर्धारण करूंगा? नहीं, आप नहीं, ये अधिकार हमको मिल गया। चलिए आज भी है मेरे गांव का एक दूध उत्पादक सर क्यों सरकार को इसमें लाते हैं? नहीं, आप MSP के लिए झक रहे हैं, बाकी जो कंपनियां हैं उसका तो MRP पर बिक रहा है सर। उसका तो सामान MRP पर बिक रहा है। आप अगर समर्थ बनते हैं, सबसे बड़ी बात है किसान ने, अगर किसान को जब तक आप किसान के पास मैं जो कह रहा हूं उसको
थोड़ा गंभीरता से सुनिए। अगर किसान के पास ये ताकत आ जाए, ये ताकत आ जाए कि वो अपने उत्पाद का प्रोसेस कर सके, अपने उत्पाद को लंबे समय तक रख सके, तब ना वो बार्गेन करेगा। यहाँ तो किसान के बाल्टी में दूध आया और उसके माथा में दर्द होता है कि इसको कितना जल्दी बेचे, तब आप बार्गेन करते हैं। बात किसान अगर सक्षम हो जाएगा तो वो बार्गेन करेगा। किसान को अगर खरीदार का विकल्प मिलेगा तब वो बार्गेन करेगा। आप उसको मजबूत, आप सरकार के भरोसे क्यों सरकार का नहीं सर, ये इससे नहीं सर, आप गारंटी है एमएसपी का, लिख के देने के लिए सरकार तैयार है कि मैं एमएसपी नहीं हटाऊंगा। और आप आंदोलन उस सरकार में कर रहे हैं जिसने स्वामीनाथन के अनुशंसा को लागू किया। आप आंदोलन, यहाँ तो मनसा पर सवाल उठता है, आप आंदोलन उस सरकार में कर रहे हैं जिसने किसान के लिए कई कदम उठाए हैं, जो रिफॉर्म करना चाहती है, जो सुधार नहीं, आप जो सुधार कर रही है और लगातार सुधार कर रही है। आप रातों रात चाह रहे हैं कि आपके सारे समस्या का निराकरण हो जाए। नहीं, इस तरह से जो केवल एक समस्या का निराकरण चाहता है वो, एमएसपी पर क्या लिख के देने के लिए सरकार तैयार है कि एमएसपी आंदोलन में सर मैं पूछना चाहता हूं, नहीं किस सर आज तक इस पूरे लोकतंत्र में, आज 47 से देश आजाद है, किस आंदोलन में कौन सी सरकार ने आंदोलनकारी को कुछ लिखित गारंटी दी है? ये पहली सरकार होगी जो ये बोल रही है कि हाँ एमएसपी पर मैं लिखित देने के लिए तैयार हूं, और आप वहां बाधा पैदा कर। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। आप ही का लिखित देने के लिए ये तैयार है। मैं बता तो रहा हूँ, सरकार लिखित देने के लिए ये तैयार है कि जो एमएसपी चल रहा है वो चलता रहेगा। यही तो ये तो बोला जा रहा है, ये तो कहा जा रहा है। नहीं, ये तो कहा जा रहा है, कई फोरम पर कहा जा रहा है। किसको लिख, आप ये तो सर ये तो एक पहला आंदोलन मैं देख रहा हूं जिसमें कोई, जैसे अभी मोहन सिंह जी ने कहा कि ये महात्मा गांधी का आंदोलन था, अभी हमने देखा ये अन्ना का आंदोलन था। ये आंदोलन किसका है सर? किसको लिख के दिया जाए? कौन लेगा उसको? उसकी पूरी कमेटी बनी हुई है। वो जो जिनसे सरकार बात कर रही है जो है, तो वो तो जो है वो किसानों के ही संगठन है, कोई के बाहर से तो आए नहीं है। और वो किसान संगठन आज से भी नहीं है, पुराने संगठन है, पुराने से जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं जो किसानों के लिए। इस पर चर्चा फिर कभी होगी। अब जो है थोड़ा टाइम भी ओवर हो रहा है, हम करेंगे चर्चा जो है। थोड़ा सा मेरे ख्याल के मोहन जी कुछ तकनीकी भी मेरे ख्याल के आवाज आने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इस चर्चा का सत्र फिर रख लीजिए क्योंकि टाइम अब ओवर हो गया और इस पर बैठ के जो फिर ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन मेरा कहने का ये है कि ये बर्फ पिघलनी चाहिए, उस पर सरकार भी जो है आगे बढ़े, किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए। हट वास्तव में जो कोई किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। जो हेलो हेलो, आ रही है बिल्कुल। जी हाँ, मोहन सिंह जी, मैं जी सर, आवाज नहीं आ रही है? हाँ बताइए, अब आ रही है। हाँ बोलिए। जी अब मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि आखिर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, या जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? कैसे रास्ता निकले? मेरा ये सुझाव है कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन कर रहे नेताओं से, या जो इनकी कोऑर्डिनेशन संघर्ष समिति है उसके नेताओं से बुलाकर बातचीत करें। और एक रास्ता ये हो सकता है कि इनको ये बात के लिए कन्विंस करे कि देखिए हम लिखित रूप में गारंटी देने को तैयार हैं एमएसपी पर, और जो मंडी समिति की जो बात बार बार कर रहे हैं कि हम इसको खत्म करने नहीं जा रहे हैं। आप बताइए कि अगर पूरी पैदावार देश में जो हो रही है, आज गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, धान के मामले में दुनिया का बड़ा उत्पादक दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, हम डेयरी प्रोडक्ट में
दुनिया के सबसे पहले नंबर के देश हैं। अगर सब चीजों की खरीदारी सरकार के द्वारा ही होने लगे तो आज के दिन में ये संभव नहीं दिखा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस पर सरकार का यह आकलन है कि 17 लाख करोड़ रुपया हम लोगों को खर्च 17 लाख करोड़ रुपया सरकार को खर्च करने पड़ेंगे पूरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। पूरे देश की इकोनॉमी का जो ये सर जी देश की ये सरकार का काम भी नहीं है। पूरे देश का राजस्व हो रहा है, हमारा देश का बजट 27 रुपए है। अब हमको बताइए कि जब तक एग्रीकल्चर को एक देश के लिए आकर्षक जगह नहीं बनाएंगे, पूंजी निवेश नहीं होगा, तो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब हरियाणा में तो डेवलप है, दूसरे प्रदेशों में इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो कृषि को एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर के रूप में एक नई एक आकर्षक संसाधन के रूप में विकसित किए बिना हम एग्रीकल्चर को बहुत वाइबल मान जिसको कहते हैं व्यवहारिक नहीं बना सकते। आप ये बताइए जी कि आज के दिन में एक अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनी थी बहुत कुछ 10 साल पहले, तो उसने एक रिपोर्ट दी थी कि आज एग्रीकल्चर अगर इतना ही फायदेमंद होता तो हर रोज 2700 किसान छोड़ने के लिए अगर उनको दूसरे ऑप्शन मिले तो क्यों तैयार है? खेती एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं रह गया है। अगर खेती के अलावा दूसरे उनके पास ऑप्शन हो तो आज लगभग 42 से 45 लोग खेती छोड़ने जो किस कर रहे हैं वो है दोनों किसान इतिहास समझ सकते हैं कि सत्याग्रह पटेल चल थे, तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और सत्याग्रहियों का आंदोलन लगातार चलता रहा और इसके बाद भी चलता रहा कि जब तक इनकी जब्त की हुई जमीनें वापस उनके पास नहीं आएंगी तब तक यह आंदोलन जारी रहा। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा सत्याग्रह के नियमों को आप जी विजय कुमार श्रीवास्तव जी, लगता है उनका संपर्क टूट गया है करने वाले और अब समय भी थोड़ा ज्यादा हो गया है। उनसे ये कहना चाहते हैं। जी सर, जी हाँ सर बताइए। एक बात इस बात एक समाधान जो भी हैं और कुछ समय के लिए हम इसके जो फायदे नुकसान है उनके समय सीमा के तहत लागू करके देख लें और सरकार ये गारंटी दे कि समय सीमा के तहत हम एक कमेटी बना देते हैं और कमेटी ये विचार करे कि हमारे इस कानून के लागू होने के बाद कितने फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हुए हैं, तो उसका आकलन के आधार पर उसमें संशोधन का सुझाव दे और सुझाव सरकार को और किसान नेतृत्व दोनों होना चाहिए, दोनों को मान्य। जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी सर, बहुत शानदार सुझाव है आपका। और हमको लगता है कि अगर सरकार के नुमाइंदे इसको देख रहे हैं तो उनको इस पर अमल करना चाहिए कि एक छोटे पीरियड के लिए इसको टेस्ट ट्रायल के तरह देखा जाए। अगर इसका फायदा होता है तो इसको चलाया जाए और अगर कहीं नुकसान होता है तो उसको फिर से उसमें संशोधन किया जाए या उसको नए रूप में लाने की कोशिश की जाए। और अंत में मैं चाहूंगा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी से कि सर आप क्या समाधान देखते हैं और या आपका क्या संदेश होगा? कल जो वार्ता होगी, कल एक अगले दौर की वार्ता सरकार और किसान में होगी, तो मैं चाहूंगा कि किसानों के लिए या सरकार के लिए, दोनों के लिए आपका क्या सुझाव है? आप क्या कहना चाहेंगे श्री विजय कुमार श्रीवास्तव? कल की वार्ता में दोनों पक्षों को ओपन माइंडेड होकर बात करनी होगी यदि समाधान चाहते हैं तो। और यदि आंदोलन का राजनीतिकरण जो हो रहा है अभी तक, इसको यदि जारी रखना है तो फिर कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा। सरकार को खुले हृदय से आंदोलनकारी को बताना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है
और सरकार जो चाह रही है वो ऐसा है। और सरकार से एक गलती तो हो रही है, जो आंदोलनकारी हैं उनको सपोर्ट करने वाली जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, भले वो भाजपा विरोधी हो, उसके कई वर्कर, कई एक्टिविस्ट आंदोलनकारियों के साथ साथ खड़े हैं और उसको एक्ट को अपनी भाषा में उसको बतला रहे हैं। ठीक उसके विपरीत सरकार के द्वारा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक्ट की अच्छाइयों को उस अनुपात में नहीं बतलाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के द्वारा और सरकार की एजेंसी और संबंधित कुछ मंत्री के द्वारा मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के आधार पे, उसके माध्यम से इस एक्ट की अच्छाइयों को बतलाया जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है। अल्टीमेटली तो ये किसान का आंदोलन है और कहा जा रहा है, इसको ट्रीट भी किया जा रहा है कि भारत के किसानों का आंदोलन है। देश के बाहर क्या मैसेज जा रहा है? भले वो 2-3 स्टेट के किसानों की भागीदारी उसमें हो रही है, लेकिन देश के बाहर क्या मैसेज जा रहा है कि भारत के किसानों का आंदोलन इतने लंबी अवधि तक चल रहा है। सरकार को बहुत गंभीरता से इस बात को लेके जो एक्ट की जो अच्छाई है वो जमीन पे भी बैठ के किसान, सरकार के प्रतिनिधि को बैठना पड़े तो बैठ के समझाना चाहिए। और ये किसान की और किसान के आंदोलन को लेके जो लोग बैठे हुए हैं, भले उनकी गलती हो, लेकिन सरकार की जवाबदेही बनती है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो सच्चाइयों को बहुत गंभीरता से और बहुत तीव्रता और शीघ्रता से बताए, सामने में रखे। और कल की वार्ता में दोनों पक्षों को तो ओपन माइंडेड होकर बात करनी होगी देश हित में। जी सर, विजय जी, आंदोलन को ये आज हम यही अपने कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे और ये बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से कल का वार्ता सफल हो, गतिरोध टूटे और आगे का रास्ता निकले, इसी कामना के साथ। और आंदोलनकारी किसानों को भी अपने इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से शुभकामना देना चाहूंगा कि कल खुले मन से बात हो और ये गतिरोध टूटे। और जब तक किसान विकास नहीं करेगा, जब तक किसान के समस्या का निराकरण नहीं होगा, जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, बाकी किसी चीज का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए अपने बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरह से सरकार से भी आग्रह करूंगा कि वो कल कुछ ठोस और सार्थक नतीजे के साथ सामने आए। इन्हीं शुभकामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे फिर मिलेंगे, ऐसा मानते हुए आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।